देखिए बातचीत में दो मुद्दे जो हैं जो हाल फिलहाल के बड़े उभर के सामने आए हैं। पहला लिंचिंग का, इसका फुरकान असदी साहब ने शुरुआत इसका की थी, असद भाई ने आगे बढ़ाया था और अब डॉक्टर जलालुद्दीन साहब ने भी तो पता है कि एक दूसरा इशू है कि मंत्रित्व आयोग जो होता है वो प्रमोशन करता है एजुकेशन के लिए। उस प्रमोशन में चूँकि माइनॉरिटी में जो प्रमोशन होता है उनमें स्कूलों को एडिट किया जाता है। पिछले 7 साल से तो आसमान भाई ने बताया कि बिल्कुल नहीं करते हैं और हम बता रहे हैं कि मौलाना महमूद बदवी जो बहुत प्रोमिनेंट लीडर है इंडिया में, जिनके मैं इनके प्रेसिडेंट भी हूँ, दुनिया के प्रभावशाली लोगों ने वो एक बीएड कॉलेज बनाना चाहते थे देहरादून में। और बीएड कॉलेज इसलिए बढ़ाना चाहते थे ताकि वहाँ पढ़ करके बच्चे जो हैं वो टीचर बने और फिर वो जाकर के और लोगों को उनको वो बनाने के लिए परमिशन नहीं मिली चली स्टेट की पास में। आजमल भाई कुछ कहें। देखिए, मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अगर किसी स्कूल को माइनॉरिटी करैक्टर मिलता है भारत के संविधान की धारा 30 के मुताबिक, 30(1) के मुताबिक, तो ये साफ होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये बात पता नहीं कहाँ से आ गई कि उनको कोई अलग से एड मिलती। प्रदेश सरकार कोई पैसा, कोई अलग से एड माइनॉरिटी स्कूल को नहीं देती। सिर्फ जैसे मैंने बताया कि उनको सिर्फ इतनी रियायत है कि वो अपनी सिलेक्शन कमेटी जो एक्ट है, एजुकेशन एक्ट है, उसके मुताबिक बना के और जो इंस्पेक्टर स्कूल ज़िले का है उससे इजाज़त लेके और जो तरीक़ा है उसको अपनाते हुए अपना टीचर, यानी उसको वहाँ आयोग से सिर्फ इतना बस टीचर, और जो टीचर रख लिया उसको सरकार तनख्वाह देगी और कोई किसी तरह की एक नए पैसे की भी एड ना तो किसी और दूसरे स्कूल को हुकूमत देती और ना माइनॉरिटी स्कूल को माइनॉरिटी होने से। हाँ, शुक्रिया आजमल भाई। ये ना बातचीत जो बढ़ रही है तो आप बिल्कुल एक नया डिस्कशन आ गया है और इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है कि दुनिया के लोगों के बीच में आज जो है वो प्राइम सब्जेक्ट जो चर्चा का है वो एजुकेशन है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, बहुत छोटी सी वीडियो थी, किसी दूसरे चैनल की थी, लेकिन वो लगभग 30 या 40 सेकंड की वीडियो थी। उसमें एक पत्रकार जो है एक आर्टिस्ट पूछ रहे थे क्या चाहिए तुमको, तो कहते थे शिक्षा चाहिए। कि शिक्षा चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, कि शिक्षा चाहिए, शिक्षा दोगे तो हम रोटी कपड़ा और मकान छीन लेंगे। तो आपको भी अभी मौलाना अरशद बदवी साहब का एक बयान आया, मैं आपसे, आप इसको पर्सन हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बयान में मौलाना अरशद बदवी साहब ने ये कहा है कि मुसलमानों को अगर मौजूदा हालत में मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है तो उन्हें अपनी स्किल को डेवलप करना है और स्किल को इस लेवल पे डेवलप कर देना है कि उनको हायर एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। मौलाना मुसाफिर जी, आपने मौलाना अरशद बदवी साहब का जो बयान पेश किया है कि उन्होंने तालीम को बढ़ावा देने के लिए बयान दिया है और ये जो हमारा मजहबी बुनियादी फरीज़ा भी है। जब मज़हब के अंदर सबसे पहले तालीम को अहमियत दी गई है और ये तालीम चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की तालीम के ऊपर बराबर का ही जोर दिया गया है। और इस्लाम के अंदर जब जो कुरान की जो पहली आयत नाज़िल हुई तो उसमें तालीम को ही सबसे पहले जो है वो रखा गया है। तो जहाँ तक मौलाना अरशद बदवी साहब का बयान है तो ये तो मजहबी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो ये काबिल तारीफ़ भी है और इसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, स्किल वाली तालीम की बात की है मैंने, स्किल। देखिए, तालीम, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम और स्किल तालीम, चाहे वो टेक्निकल तालीम हो या कोई भी हो, ये इसमें जो ये बंटवारा हुआ है ये तो बात की चीज़ें हैं, बात की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मजहबी नुक्ता नज़र से इसको देखें तो मज़हब ने कहीं भी दीनी तालीम या दुनियावी तालीम या टेक्निकल या किसी भी तालीम को अलग अलग नहीं बांटा है। तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो और वो कोई भी इल्म हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, डॉक्टर वगैरह कुछ भी आप बन सकते हैं। तो मजहबी कहीं रुकावट नहीं है, लेकिन उसको फ़रोग़ नहीं दिया गया है। उसको जिस तरीके से हमारा जो पूरा फोकस और पूरा जोर होता है दीनी तालीम के ऊपर में, क्योंकि
अपनी लाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो हमारे मजहबी जो तबका है, उलमाए दीन है, उसको वहाँ से अगर फ़रोग़ मिलता है, शुरू से मिलता है, तो आज हालत तो ये नहीं होती। क्योंकि हमें शिकायत रहती है, सरकारों से, हुकूमतों से शिकायत रहती है, लेकिन जो हमारी जो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उसको कितना पूरा कर रहे हैं, वो भी एक सवाल है। अब क्योंकि आज़ादी के बाद से 70 सालों के बाद से जितनी जो परेशानियां हैं और जो मसाइल हैं, तो वो नाम निहाद आप सेकुलर जमातें उनको कहिए, उनकी तरफ से खड़ी की गई है। ये सिर्फ 7 साल की 8 साल की मसाइल नहीं है मुसलमानों के, चाहे वो तालीम के हो या रोज़गार के हो या कोई भी इक़्तिसादी कोई भी मामला हो, वो 5-7 साल 8 साल के नहीं हैं, वो पुराने हैं सबके। तो ज़िम्मेदार जितने हम खुद हैं, तो उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनको हमने अपना अब तक सेकुलर जमात मान करके अपना सियासी रहबर, सियासी लीडर माना है, या जिस जमातों को इक़्तिदार में पहुंचाया है, उन जमातों ने हमारे लिए क्या किया है। अब आप ये देखिए कि ये हमारा ये जो इलाका है चरखावल जो हल्का है, यहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए कोई एक इदारा, तालीमी इदारा काबिल ज़िक्र नहीं है। यहाँ चाहे वो इंटर कॉलेज तक नहीं है जो सरकारी सतह से बनाया हो। जो अपना प्राइवेट तरीके से अगर बनाए हैं, तो उसकी पोजीशन वही है कि जो हमारे इदारों की होती है अमूमन। अब हमें शिकायत जो है वो अपने के साथ साथ में शिकायत उनसे भी है, जिन लोगों को हमने खुद में वोट दिया है। उन्होंने हमारे लिए रोज़गार के कितने जो मौक़े हैं वो कितने मुहैया कराए हैं, तालीम के कितने इदारे कायम किए हैं, या सियासी, अब जब तक ये आप समझिए कि जब तक सियासी हमारी सूझबूझ नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेंगे सियासी तौर से, तो ये चीज़ें हम हासिल नहीं कर सकते हैं। मौलाना मूसा कासिम साहब, आपने ना बहुत, हम चाह भी रहे थे कि डिस्कस इसी तरह से आगे बढ़े, और मैं समझता हूँ कि इतने विद्वान लोग, आलिम लोग जहाँ बैठे हैं, वहीं इसी तरह की बात होनी चाहिए। हम लोग चुनते कैसे हैं अपने नेता को, मतलब मुसलमानों की पसंद कैसे होती है? मैं तो जनरली जो मैंने देखा है, तो मुसलमान उसको नेता पसंद करते हैं जो रहतों को पकड़वा दे और बदलू को छुड़वा दे। तो ये एक सवाल है कि ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो नेता को किस क्वालिटी पे चुनती है? देखिए, ये हमारी बदनसीबी है मुसलमानों के खास तौर से। जब इलेक्शन का मौका आता है, तो जहाँ दूसरे लोग कम्युनल होते हैं, तो हम लोग भी कम्युनल हो जाते हैं। 2012 के इलेक्शन से पहले जो असम्बली का इलेक्शन हुआ था, उसमें हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, जो जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया था। उनका कहना ये था कि अगर बेईमान मुसलमान कैंडिडेट है और उसके सामने एक ईमानदार हिंदू सेकुलर कैंडिडेट है, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उस हिंदू सेकुलर कैंडिडेट को जो है इलेक्शन में सपोर्ट करें उस बेईमान मुसलमान के सामने। अब जब इलेक्शन आता है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे जो मिली मसाइल हैं, ये जो बुनियादी जो मसले हैं, हम उनको उस शर्त पर उनको वोट नहीं करते। मिसाल के तौर पर अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी कुछ जमातें मुसलमानों को अपना वोट मान करके बैठी हुई हैं कि ये वोट तो आपके पास आने ही आना है। इनके जो इनकी जो बुनियादी मसाइल हैं, जो मुद्दे हैं, इशूज़ हैं, उनके ऊपर किसी की कोई बात नहीं है, और मुस्लिम वोटर्स की भी कोई बात, वो उनकी सोच नहीं है। अगर अपनी शर्तों के ऊपर आप वोट दें, आपके पास कोई आए कि वोट मांगने के लिए, अगर आप अपनी जमातों के साथ या अपने मिली जो लीडर्स हैं उनके साथ में खड़े होकर के अपनी शर्तों को रखें कि हमारे मसाइल हैं, अगर आप इनके ऊपर बात करें, चाहे वो तालीमी हो, रोज़गार का हो, या जो भी बुनियादी हैं। अब ये देखिए, आपके मुजफ्फरनगर जो हमारा शहर है, अब उसको आप 2 हिस्सों में बांट दिया आपने, उसको विकास के नाम पर। जो हिंदू बस्ती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास मंडी में भी होना चाहिए, विकास गांधी कॉलोनी में भी होना चाहिए, लेकिन जो खालापार है, मल्लूपुरा है, वहाँ कोई इन 5-7 सालों में तो कोई आज तक कोई एक नाली तक भी नहीं बनी। गंदगी इतनी होती है,
और इतना आप फ़र्क में अलग महसूस कर सकते हैं, जबकि वोटर वो जो है उन्हीं जमातों के हैं जिन जमातों की अब तक सरकारें रही हैं। तो मेरा कहने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप अपनी शर्तों के साथ में वोट दें, थाने कचहरी या ये जो छोटे छोटे मसले होते हैं इनको एक तरफ रखें। अब आप बात करिए कि हमारे आप तालीमी इदारा को कितना कायम करा रहे हैं आप हमारे। अब हमारे इलाकों में सड़कें हैं, बुनियादी सहूलियात हैं या मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो आप कितने मुहैया करा रहे हैं। तो अगर आप कंडीशन लगा करके आप बात करेंगे तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में हालात बदले। हाँ अजमल भाई, आपने इशारा किया था, कुछ कहना चाहते मैं जो मूसा भाई ने अभी कहा उसी बात के अंदर उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा राम मनोहर लोहिया साहब से। राम मनोहर लोहिया साहब ने जो है अपनी किताब में, और वो अक्सर कहते थे अपनी स्पीच के अंदर कि डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, जमहूरियत जो है वो ठीक ऐसे ही है कि जैसे रोटी। अगर रोटी को हम तवे पे एक डाल के और छोड़ देंगे तो रोटी जल जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है उसको पलटना यहाँ इसके अंदर सारी चीज़। आपका सवाल जो है और जो मूसा भाई ने कहा वो पोशीदा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम और हर तकरीबन सभी जगह जो है विकल्प हैं, ऑल्टरनेट हैं पॉलिटिकल। अब यहाँ पे है, हमने पहले मुसलमान जो है जैसा अभी जिक्र हो रहा था कि 50-55 साल तो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। कांग्रेस के अपने ख़राब काम थे जिसकी वजह से हमें तब्दील करके जो है तो जनता दल पे, और जनता दल से फिर उसके बाद जो है आज की तारीख में जो है वो सपा की तरफ को देखना पड़ा। तो हम कांग्रेस को आखिर फांसी की सज़ा देंगे, उम्र कैद की सज़ा देंगे, ये 10 साल की देंगे, 20 साल की देंगे। हमारे पास मुतबादिल है। मैं नहीं कहता मैं कांग्रेस को जो है वो, लेकिन जैसे मूसा भाई ने कहा सिविल सोसाइटी के अंदर से ऐसे लोग निकल के आने चाहिए, उसमें पत्रकार भी हों, उसमें मौलवी हजरात भी हों, उसके अंदर एडवोकेट्स भी हों, डॉक्टर्स भी हों, लेकिन वो लोग वो हों कि जिनकी रीढ़ इतनी मजबूत हो ना तो वो अपने लिए हुकूमत से अब कुछ मांगने, ना किसी की सिफारिश करें। वो तो सिर्फ जो है एक एजेंडा उनके सामने ये रखें कि हमें तो मिल्लत को जो है ये चाहिए। हम हैं यहाँ पे 20% का आधा कर दें 10%। 10 में भी आप हमें जो और 8% जो है हमें ये चाहिएगा स्कूल, ये चाहिएगा रोज़गार। ये सब चीज़ जो है उस हुकूमत को 5 साल दें। अगर वो 5 साल नहीं करती तो आपके पास ऑल्टरनेट है, आप कांग्रेस से जो है बदल के समाजवादी पे आ जाइए, समाजवादी से बदल के आप राष्ट्रीय लोकदल पे आ जाइए, आपके पास विकल्प है। जी जी जी। ये जो भी अच्छा लगता है सुनकर कि जब मुसलमानों के प्रोमिनेंट लोग एजुकेशन पे बात करते हैं, रोजगार पे बात करते हैं, सड़कों पे बात करते हैं, डेवलपमेंट में बात करते हैं, पूरे देश की यहाँ जो सबकी समस्या है, यानी जो अमित कुमार की समस्या है वही अजमल रहमान की समस्या है। तो ये सुनकर अच्छा लगता है। आपने एक बात कही थी फरमान असदी साहब की शुरुआत में, आपने ये कहा था कि दंगे जितने हुए हैं उसमें मुसलमानों को बहुत फसाद जितने हुए हैं उससे मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, फसाद तो इसमें नहीं हुआ है, तो फिर इससे मुसलमान इतना नाराज क्यों है? देखिए, आपने एक बहुत अहम मसला उठाया है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपका मकसद ये है कि फसाद नहीं हुए, मगर हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फसाद से ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ और फसाद से ज़्यादा लोग मारे गए। इन्होंने दूसरी शक्ल इख्तियार की है, फसाद न करा के। अगर ये फसाद कराएंगे तो इनकी बदनामी होगी। वे कहते हैं हमारी सरकारों में फसाद नहीं है, मगर आप अगर इसका सर्वे करा दें कि इनकी सरकारों में कितने हमारे नौजवान मारे गए, कितनों को जेलों में डाला गया, वो उनसे तादाद ज़्यादा बढ़कर आ जाएगी। फिर हम आपको वहीं लाएं, आपने ये मुझे मौका दिया। हमारा जो मेन मकसद है और हम आपके ज़रिए से अपनी कौम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर हम तालीम में, शिक्षा में, इल्म में आगे बढ़ गए
तो ये जितने हमारे सारे मसाइल हैं ये हल तभी हो सकते हैं जब हम ये फोकस करके चलें, निशान कायम करके चलें कि हमें अपने में हर 100 की मर्दमशुमारी में नहीं 50 की मर्दमशुमारी में अब ज़रूरत है। मैंने कई साल पहले कहा था जब तो 500 की मर्दमशुमारी की बात थी, अब हर 100 में कम से कम हमारे अंदर 4 आदमी होने चाहिए। क्या? फर्स्ट नंबर एक दारुल का फारिग, एक बेहतरीन LLB, एक बेहतरीन MBBS, एक बेहतरीन इंजीनियर। अगर हम तय कर लें, हम बजाय 2 रोटी के 1 रोटी के आधी रोटी खा लें और हम अपने बच्चों को तालीम में बढ़ाएं, इसका हल है। इसमें मैंने पहले कहा था कि हम आगे बढ़े तो हमें इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और हमारे नौजवान हमारे बच्चों को दहशत ज़्यादा करने लगे। इसमें हमें अपने बच्चों के मुकाबले बच्चियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा तालीम के मसले में। अगर आपने एक बच्चे को पढ़ाया तो एक फ़र्द बना, और आपने एक बच्ची को पढ़ाया तो एक ख़ानदान बना। अगर आपने अपनी बच्ची को पढ़ा लिया 3 नस्लों पर काम करेगी, और आपने एक लड़के को पढ़ा लिया बस अपने तक में हो गया। तो हमें एक बात, अभी आपने ये बात कही थी, मौलाना मूसा साहब ने भी ये बात कही है, और उसको हम ज़रा थोड़ा साफ करके चलें कि अंग्रेज़ के आने से पहले सारी तालीम मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को मालूमात नहीं। मुसलमानों के जहन में ये बिठा दिया गया कि हम तो वाकई इल्म में तालीम में, अरे मुसलमानों के जो मदारिस थे सब तालीम कुरान की, हदीस की और इंग्लिश, दूसरी टेक्नोलॉजी, साइंस, जोग्राफिया सारी मदरसों में पढ़ाई जाया करती थी। अंग्रेज़ ने आने के बाद इसको तकसीम कर दिया, और ये यहूदियों की एक चाल है, मुसलमानों का जहन बनाया। दीनी तालीम में, दुनिया की तालीम में जो इसको तकसीम किया, मैं माफ़ करें, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहूदियों की ये कोशिश रही जिसके आज हमारी RSS जिसके ऊपर काम कर रही है कि मुसलमानों का जहन बना दिया। दीनी तालीम के बारे में तो ये कि क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो मस्जिद का मुल्ला बनेगा, और स्कूल और हमारी दूसरी तालीम जो है जिसको हम दुनियावी तालीम कहते हैं, असली तालीम, इसको क्या करेंगे पढ़ा के कि हमें मुलाजमत नहीं मिलती। हम इस सब को छोड़कर ये हमें इंसानियत के लिए हमें इल्म हासिल करना पड़ेगा। अगर हम इल्म में आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। एक मुझे एक शिकायत है, ये कड़वी सी बात है, शायद मेरे कुछ साथियों को अच्छी न लगे। जिस दौर में दारुल देवबंद कायम हुआ और हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम हुई, हमारे और उसमें कुछ शिकायत हुई तो हमारे दारुल के ज़िम्मेदारान ने जामिया मिलिया कायम किया। हमारे 2 इदारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में फर्स्ट नंबर पर हैं, जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और इससे फैज़ भी बहुत पहुँचा, हमें ही नहीं पूरे मुल्क को, पूरे कौम को। हम कौम कहते हैं हिंदू मुसलमान सबको, हम जो मुसलमान के लोग हैं, हम एक नज़रिए के लोग हैं, हम 2 नज़रिए के लोग नहीं। वो 2 नज़रिए के लोग कहाँ चले गए थे। अब यहाँ एक परेशानी आई है, लोग कहते हैं कि मौलवियों ने अंग्रेज़ी तालीम की मुखालफत की। मैं इसको मानता नहीं। कैसे कहेंगे? मौलवी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक काम कर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। क्या चीन में अरबी पढ़ाई जाती? क्या चीन में कुरान शरीफ पढ़ाया जाता? यानी, और जब आपके पास कह दिया है तो आपने कैदियों पर शर्त रखी कि अपनी ज़बान हमारे लोगों को सिखाओ, हम आपको रियासत देंगे। क्या उनके पास कुरान की तालीम दूसरी ज़बान की तालीम? अब यहाँ फ़र्क रहा है। हमारे जो दारुल से फारिग हुए, उन्होंने मैदान में निकल कर पल्ला फैला के 2 रुपये 5 रुपये 1 रुपया मांग के मदारिस कायम किए। माफ़ करें जो मैं मेरी जो बात कड़वी कहना चाहता हूँ, हमारे जो यूनिवर्सिटी से फारिग हुए उन्होंने अपना ही अपने लिए किया, उन्होंने मुलाजमतें की, उन्होंने अपने पेट के लिए किया। और जो लोग मदारिस से कायम हुए उन्होंने 2-2 रुपये मांग कर उन्होंने लोगों के सामने निकले और उन्होंने मदरसे कायम किए। हज़रत शेखुल इस्लाम ने फरमाया था अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस्लाम को बचाना है तो मदरसों को बचाना है। उलमा कभी भी अंग्रेज़ी तालीम की खाली किए रहे। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इस वक्त में लाचार हैं। इस वक्त जो अभी भाई जमलुर रहमान साहब ने कहा 7 साल का जो जिक्र किया है, इन 7 साल में फसाद तो कम हुए, मगर
उन गवर्नमेंटों से ज़्यादा मुसलमान को दहशत में है। दहशत हर जगह मुसलमान को कमज़ोर किया गया। तालीम के आगे बढ़ना इनको पसंद नहीं आया, मुसलमानों के कारोबार में इनको बढ़ना पसंद नहीं आया। इन 7 सालों में मुसलमानों को कारोबारी एतबार से और तालीमी इल्म एतबार से पीछे खींचने की कोशिश की। आज मुसलमान लड़का एक खुशी मनाने को तैयार नहीं है। इन्हें यह भी बर्दाश्त नहीं होता है कि मुसलमान कहीं खड़े होकर हंस लें, मुस्कुरा लें, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं है। हज़रत एक सवाल है मेरा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया है, बहुत अच्छा पॉइंट किया है कि कुछ तो देखो मुसलमानों की भी तो कहीं ना कहीं गलती है। जैसे दहेज की हम बात करते हैं, सोशल रिफॉर्मिंग का काम भी जिंदगी जो है वो करती तो थोड़ा अच्छा लगता है। करे दहेज मुसलमानों ने इतना दिखावा करना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी और लाखों करोड़ों की एक शादियाँ करने लगे, तो उसका भी तो नकारात्मक असर गया ना। उसमें भी एक बात यह है, एक आवाज़ उठी थी, मैं 40 साल पहले सुनता था, ये मौलवी जो है इन्होंने मुसलमानों का नाश एक उस आवाज़ ने अवाम को मौलवियों से उलमा से दूर किया। लोग कहते हैं, अभी एक सियासी आदमी मिले मुझे, साबिक MP थे, कि मुसलमान तो मौलवियों को कहने से नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसलमान तो जैसा अभी जिक्र आया था, मुसलमान तो ब्लॉक और तहसील और थाने के एतबार से वोटिंग कर रहा है, मुसलमान नहीं सुन रहा किसी की। ये कौन है? वो जो लाभी 50 साल से कोशिश की थी कि ये किसने कोशिश की थी? इस्लाम के दुश्मनों ने, कि अगर इस्लाम को मिटाना है तो आवाम को उलमा से दूर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज उलमा जो नौजवान तबका है और मुस्लिम काफ़ी तबका है, वो अंदरूनी उलमा से बदजन है, उलमा की बात सुनने को तैयार नहीं। उलमा कोशिश कर रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक शादी करें, जहेज ना दें, कौन सुन रहा है? क्या कोशिश नहीं कर रहे? हमें तकलीफ इस बात की है, मैं आपके ज़रिए से ये भी बात मिल्लत तक पहुंचाना चाहूँगा कि हमारा नौजवान तबका 95% मस्जिद में नहीं जा रहा, उलमा के पास नहीं बैठ रहा, अच्छी महफिल में नहीं बैठ रहा, अच्छी जगह नहीं बैठ रहा, शराब कबाब जीना और न जाने किस बलाओं में जब वो अच्छी जगह नहीं बैठेगा। इंटरनेट ने भी नुकसान पहुँचाया कुछ? बिल्कुल, इससे हालांकि अगर इसको हम अच्छा इस्तेमाल करें तो इससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर नहीं, इसने तो हमारे बच्चों को इतना ख़राब कर दिया स्मार्टफोन कि उसका इस वक्त में जिक्र नहीं कर सकता। स्मार्टफोन ने इतना दूर कर दिया अच्छाइयों से, माशरा इतना गंदा कर दिया इसने। तो बहरहाल मसाइल बहुत हैं और वो हज़रत मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सोशल रिफॉर्मिंग की बात है, सोशल रिफॉर्मिंग कहते हैं समाज सुधार, जैसे दहेज की बुराई है, तो इसके लिए जो है वो आपको नहीं लगता कि उलेमा हज़रात जो है वो अगर थोड़ा सा सक्रियता दिखा दें, डीजे बजवाना और ये सब हुड़दंग मचाना, ये दहेज वगैरह, ये सब इसमें नहीं कहीं कोई कमजोरी रही है, आपको करना चाहिए? भाई आपने मुझे मौका दिया, सही बात है, जज़ाकल्लाहु खैर। इतने सूझबूझ का तो आदमी नहीं हूँ मैं। यहाँ हमारे बड़े हजरत जी बैठे हैं, सदर साहब, और उधर डॉक्टर जमालुद्दीन साहब, कासिम नायब सदर उत्तर प्रदेश जमीयतुल-उलमा साहब, और भाई अजमल साहब, बहुत बड़े सियासी एतबार से भी और वैसे समाजी एतबार से भी और हालात पर नज़र रखने वाले, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर इनकी नज़रें रहती हैं। माशाअल्लाह बहुत सूझबूझ रखते हैं, उस सब इन्होंने अपने तासुरात आपके सामने रखे हैं। अब आपने सारे माशरे को खड़ा करके ला करके भाई उलमा भी और आवाम भी, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि शराई जितना का माशरा है ना इस वक्त में, वो सारा मफलूज है, चाहे वो उसकी सरकार जिम्मेदार हो या आवाम जिम्मेदार हो, सारा का सारा हमारे हिंदुस्तान का माशरा जो है वो मफलूज सा करके रख दिया इंतज़ामिया ने, और उसकी जद में सब है उलमा भी और गैर उलमा भी। तो हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी भी इस्लाह फरमा दे, आवाम की भी इस्लाह फरमा दे, और सही माने में जो हमारे अकायद हैं अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दे, और जो सियासी एतबार से लीडर हैं अल्लाह उनको सही समझ अता फरमा दे कि उनकी नज़र में दो चीज़ ना हो। सियासी जो लीडर हैं तो मौलाना एहसान साहब नौजवान लड़के हैं, और नौजवान जो हैं वो उनकी अलग ही बात होती है, और उनसे हमारा सवाल भी इसी तरह का है। ये बताइए जो हमारी सियासी लीडरशिप है उसका काम ठीक है या सियासी लीडरशिप खराब है?
जी, आपने जो सवाल किया है, बात यह है कि सियासी लीडरशिप हमारी जो है जिस तरीके की होनी चाहिए और उस तरीके की है नहीं। क्या होता है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हमारी जो लीडरशिप है वो उसी वक्त नज़र आती है और मैं तो समझता हूँ कि सीधे सीधे जो अपने फ़ायदे के लिए है सिर्फ क्या उनको वोट किया और वोट करने के बाद वो हारे या जीते, उसके बाद वो हमारे उनका जो कौम का या जो मतलब पब्लिक का जो काम होता है, मिसाल के तौर पर तालीमी काम है, मेडिकल लाइन का काम है या अदरवाइज़ उसके अलावा जितने भी काम हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं होता। आप किसी को भी ले लीजिए, चाहे वो मुस्लिम लीडर हो या वो गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो चाहे, तो मैं तो नहीं मानता कि उन लोगों के अंदर मतलब दिल से वो लोग काम करते हैं या पब्लिक के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, या वो तो सीधी बात है कि उनका काम सिर्फ ये है कि उनको वोट मिल जाए और वोट मिलने के बाद वो हारते हैं तो फिर तो मतलब ही नहीं बनता उनका आने का, और वो जीतते हैं तो फिर उसका वो मतलब कि उसका क्या लेते हैं कि उसका बदला लेते हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि पहले उनको भी पूरे तरीके से चूसा जाता है। जो गांवों में, इलाकों में जो बेचारे जो अपने एक जिम्मेदार अपनी एक कौम के या एक पब्लिक के या उनके पास 100 वोट या 200 वोट होते हैं तो पहले वो उनको चूसते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, क्यों काम करेंगे, मतलब पूरा सिस्टम खराब है। पहले नेताओं को पब्लिक चूसती है, फिर वो पब्लिक को चूसते हैं। तो कुछ नहीं है कि भाई वो काम करें या कुछ करें। अब मौलाना मूसा साहब ने अभी जिक्र किया था कि हमारे पूरे हल्के चरखावल में कोई इंटर कॉलेज तक कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई जिसका जिक्र किया जाए काबिल जिक्र गवर्नमेंट की तरफ से या किसी सियासी आदमी ने खड़ा किया, और जिनके हैं वो मतलब अपने पर्सनल हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ मौलाना साहब, एहसान साहब की डिमांड भी तो नहीं करता ना मुसलमान की कोई नेता, उसको कैसा चाहिए, उसको भी तो रहतु और बदलू वाला चाहिए ना, एक को पकड़वा दे एक को छुड़वा दे। हाँ बिल्कुल, अभी कहा तो था कि मुसलमान जो राजनीति करता है, मुसलमान को जो लीडर चाहिए वो ये चाहिए कि भाई थाने में किसी को पकड़वा दिए, किसी को छुड़वा दिया, आगे किसी सोचता का नहीं साइन है। करा दिए, किसी पटवारी को फ़ोन कर दिया, किसी उसको फ़ोन कर दिया। इसके आगे हम लोग भी नहीं सोचते ना। अब कहा है कि अगर कोई लीडर आ रहा है आपसे बात करने के लिए, वोट मांगने के लिए, तो आपके सामने उसके सामने अपनी शर्तें रखो, कंडीशन रखो अपने सामने। भाई हम आपको वोट तब करेंगे तब हमें आप कोई कॉलेज दीजिए, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल दीजिए, कोई और चीज़ दीजिए, आप गरीबों की कम से कम शादियाँ कराइए या कुछ और जो भी मतलब ऐसे काम हैं जो पब्लिकली काम है आप वो कराइए। वो भी हम लोग नहीं रखते। जो आदमी रखता है उसको वो पसंद नहीं करते हैं बोलने वाला जी। जो आदमी अपनी बात मतलब ओपनली अपनी बात उनके सामने रखता है तो उसको वो लोग पसंद नहीं करते हैं। ये भी तो एक बात है। हम मिसाल के तौर से हमारी बात उन तक पहुँच जाए कि भाई जमीयत के लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरनगर ज़िले में कोई काबिल ज़िक्र इंटर कॉलेज जो एक अच्छे लेवल का कॉलेज हो वो बनाया जाए, वो आपसे बात नहीं करेंगे।